उबुशाकी मुजान को पकड़ने के लिए अपने आप को ही उड़ा देते हैं, जिस वजह से मुजान बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और तमाओ इसी बात का फायदा उठाकर मुजान को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, जिसमें सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स उसका साथ देने लगते हैं। और तभी मुजान उन सभी को इन्फिनिटी कैसल में बुला लेता है। और अब आगे तब यहाँ तानसीरो इन्फिनिटी कैसल में गिरते हुए सोचता है, आखिरकार ये कैसी जगह है? यहाँ पर तो किसी भी डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या ये मुजान की ब्लड डीमन आर्ट की वजह से बनी है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार चल क्या रहा है। पर तमाओ ने मुजान को किसी तरह रोक कर रखा हुआ है। पता नहीं तमाओ ये कब तक कर पाएगी, तो इसलिए मुझे जल्दी जाकर मुजान को रोकना होगा। पर उससे पहले मुझे अपनी टेक्निक को यूज करके अपने आप को नीचे गिरने से रोकना होगा। और मैं इस सिचुएशन में भी नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूं। पर तभी हम देखते हैं गियू आकर तानजीरो को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे तानजीरो की स्पीड कम हो जाती है और उसे नीचे गिरने पर चोट नहीं आती। तब तानजीरो गियू को थैंक यू कहने लगता है। पर तभी उसी टाइम एक डीमन उस पर हमला कर देता है, जिसे तानजीरो मार देता है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ अचानक से बहुत सारे डीमन आकर तानजीरो पर हमला कर देते हैं और तभी गियू और तानजीरो वाटर ब्रीथिंग को यूज करके उन सभी को हरा देते हैं। गियू तो सच में बहुत कमाल का है। वो तो मुझे देखकर ही समझ गया कि मैं कौन सी टेक्निक यूज करने वाला हूँ और उसने उसी के हिसाब से अपनी टेक्निक को चूज किया, ताकि कहीं हम हमले के चक्कर में एक दूसरे को ही चोट न पहुँचा दे। ये तो सच में बहुत डरावना है। पर आखिरकार ये ऐसे क्यों देख रहा है? तब गियू तानजीरो को वहाँ से चलने के लिए कहता है और यहाँ हम देखते हैं ओबुनाई और मित्सुरी पर भी बहुत सारे डीमन से हमला कर दिया होता है। तब ओबुनाई सरपेंट ब्रीथिंग को यूज करके उन सभी के सिरों को काट देता है और कहता है अपने हाथ मित्सुरी से दूर रखो, जिसे सुनकर मित्सुरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब हम यहाँ देखते हैं म्योचिरो और गियोमे डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे डीमंस हैं। इनसे लड़ते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे इन सभी के पास लू और मून जितनी पावर है। लगता है ये लोग हमें थकाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार मास्टर उबुशाकी के साथ क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी गलती कर सकते थे जिससे कि कोई डीमन उन्हें ढूंढ ले। क्या उन्होंने अपने आप को एक चारे की तरह यूज किया है? तुमने सही कहा। और उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो ये जानते थे कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब एक डीमन ने मुझ पर हमला किया था और मैं मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था, तब मास्टर पूरे टाइम मेरे साथ थे और मुझे लगता है कि उन्होंने बाकी कॉप मेंबर्स के साथ भी ऐसा ही किया था। वो हम सब के लिए एक फादर की तरह थे। मुजान ने सिर्फ मेरे बड़े भाई को ही नहीं छीना है बल्कि मेरे फादर को भी छीन लिया है, तो इसलिए मैं उसे नरक में भेजने से पहले बहुत ज्यादा तड़पाऊंगा। तुम चिंता मत करो, हम सभी लोग भी यही करना चाहते हैं। मास्टर, मैं आपको नहीं बचा पाया, मैं किसी काम का नहीं हूँ। पर तभी उसके ऊपर डीमंस हमला कर देते हैं, जिन्हें सनामी चुटकियों में मार देता है। तो यहाँ इनोसुके इन्फिनिटी कैसल में भाग रहा होता है। ये जगह तो डीमंस के साथ भरी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं अपनी ट्रेनिंग को टेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ जेनित्सु सोचता है मुझे अभी अभी किसी चीज की आवाज आ रही है। लगता है मुजान करीब ही है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। तब यहाँ शिनोबू को खून की स्मेल आ रही होती है और वो उसका पीछा करते हुए एक कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ हम देखते हैं अपर मून 2 डोमा बहुत सारी लड़कियों को मारकर खा रहा होता है। तो एक और लड़की आ गई है। तुम बहुत ज्यादा यंग और टेस्टी लग रही हो, तो इसके लिए तो मुझे नाकिमी को थैंक यू कहना होगा। तब हमें यहाँ शिनोबू की बहन कनाए की मौत दिखाई जाती है, जिसे डोमा ने अधमरा छोड़ दिया होता है। तब शिनोबू कनाए से डोमा के बारे में पूछ रही होती है ताकि वो कनाए की मौत का बदला ले सके। पर कनाए शिनोबू को डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ने के लिए कहती है ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके, पर शिनोबू इसके लिए मना कर देती है। तब यहाँ शिनोबू देखती है कि कनाए ने जो डिस्क्रिप्शन उस डीमन की बताई थी वो बिल्कुल डोमा के साथ मैच कर रही होती है। तब डोमा कहता है, तो कैसी है आप? मेरा नाम डोमा है। ये रात सच में अच्छी है ना? ये तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है और बड़े प्यार से बात कर रहा है। पर तभी हम देखते हैं एक लड़की शिनोबू से मदद मांगने लगती है और डोमा उसे चुप कराने के लिए उस पर हमला कर देता है, पर शिनोबू उसे बचा लेती है। तुम तो सच में बहुत फास्ट हो। क्या तुम एक हाशिया हो? पर तभी हम देखते हैं डोमा के शार्प फैंस के कारण शिनोबू के हाथ में ही उस लड़की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो सब कुछ खराब हो गया। पर तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बाद में इसे एक अच्छा टेस्टी खाना बना लूंगा, क्योंकि मैं इटर्नल पैराडाइज फेथ का फाउंडर हूँ।
और मेरा रोल सभी वफादारों के साथ खुश रहना है, तो इसलिए मैं उसे पूरी तरह खा लूँगा ताकि कुछ भी वेस्ट न हो। और वैसे भी खाने को वेस्ट करना गलत बात होती है। अब मैं कंफर्म हूँ कि ये वही डीमन है जिसने मेरी बहन को मारा था। तुम सबकी खुशी के बारे में बात करते हो, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था और वो मदद के लिए चीख रही थी। इसीलिए तो मैंने उसकी मदद की। जरा ध्यान से देखो, अब उसे ना ही कोई पेन है, ना ही वो किसी चीज से सफर कर रही है और ना ही उसे किसी चीज से डर लग रहा है। सभी लोग मौत से डरते हैं, तो इसलिए मैं उन सबको खा लेता हूँ ताकि वो हमेशा मेरे साथ जिंदा रहें। मैं बड़े प्यार से अपने बिलीवर्स की फीलिंग्स, ब्लड और उनके बॉडी पार्ट्स को खा लेता हूँ ताकि मैं उन सभी को बचा सकूँ। तुम बिल्कुल पागल हो। क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है? तुम्हें देखकर तो मुझे घिन आ रही है। अरे ऐसा क्यों? हम तो अभी अभी मिले हैं और तुम्हें अभी से मैं चुभने लग गया हूँ। लगता है ये इस वजह से है क्योंकि तुमने पास में कुछ दर्दनाक महसूस किया है। तो चलो जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या था। आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरी बहन को मारा था? याद करो, आखिरकार तुमने इस कोट को कहाँ देखा है? तब डोमा को शिनोबू की बहन याद आ जाती है। ओ हाँ, याद आया। तुम तो उसी लड़की की बात कर रही हो ना जो कि फ्लावर ब्रीथिंग को यूज करती थी। वो तो सच में बहुत ज्यादा काइंड और क्यूट थी। पर बड़े अफसोस की बात है कि सूरज की वजह से मैं उसे पूरा खा नहीं पाया। मुझे सच में आज तक उस चीज का बहुत अफसोस है। और तब हम देखते हैं शिनोबू इंसेक्ट ब्रीथिंग का यूज करके अपनी तलवार को डोमा की आँख में डाल देती है। तुम्हारा हमला सच में अच्छा है। मैं तो अपने हाथों से इसे रोक भी नहीं पाया। और तब वो अपने ब्लड डीमन आर्ट फ्रोजन लोटस को यूज करता है, पर शिनोबू उससे बच जाती है। तुम इससे भी बच गई, पर तुम बहुत ज्यादा बेकार हो क्योंकि तुम एक डीमन को मारने के लिए उसका सिर धड़ से अलग करना होगा, पर तुम्हारे पास तो इतनी ताकत भी नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि मेरे वार तुम्हें नहीं मार सकते, पर मेरा पॉइजन तुम्हें जरूर मार सकता है। मुझे जल्दी पता लग जाएगा कि मेरा पॉइजन एक अपर रैंक पर काम करता है या नहीं। तभी हम देखते हैं डोमा को खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। ये पॉइजन तो रूई के पॉइजन से भी ज्यादा ताकतवर है। रूई ने कहा था कि पॉइजन का मिक्सचर हर डीमन के लिए अलग होता है। पर रुको जरा, लगता है मैं तुम्हारे पॉइजन का असर हटा सकता हूँ। माफ कर देना कि तुमने मुझे मारने में बहुत ज्यादा मेहनत की, पर लगता है कि तुम कामयाब नहीं हो सकती। तुम्हारी तलवार जब अपनी म्यान में वापस जाती है तब वहाँ से एक आवाज आती है। क्या वहाँ पर तुम्हारे पॉइजन का मिक्सचर चेंज होता है? अगर पॉइजन के साथ आप पर हमला हो तो ये तो सच में बहुत मजेदार है। शायद मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। तो बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नेक्स्ट पॉइजन का मिक्सचर मुझ पे काम करेगा? तो चलो फिर से ट्राई करते हैं। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मुझे लगा ही था कि तुम पर ये एक बारी में काम नहीं करेगा। तो गाइस, तब हमें डोमा का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स को लगता है कि डोमा के ऊपर ईश्वर की कृपा है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स उसके लिए एक नया रिलीजन बना देते हैं जिसका नाम इटर्नल पैराडाइज फेथ होता है। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग उस रिलीजन के साथ जुड़ भी जाते हैं, जहाँ पर वो डोमा को अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं। पर डोमा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसे तो वो सब कुछ पागलपन लग रहा होता है। पर डोमा तय करता है कि वो गॉड बनने के नाटक को कंटिन्यू करता रहेगा। तो डोमा डिसाइड करता है कि वो उन सभी के दुखों को खत्म कर देगा, जिस वजह से उसने डीमन बनने के बाद अपने सारे फॉलोअर्स को एब्जॉर्ब कर लिया ताकि वो सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ जिंदा रह सके। और गाइस, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है। आपको याद होगा कि एक बार डोमा ने अपर मून 5 के एक घड़े के बारे में बात की थी जिसके अंदर उसने अपने एक फॉलोअर का सिर रखा हुआ था। और यहाँ हम देखते हैं वो उसी फॉलोअर के बालों में कंघी कर रहा होता है। तब हम यहाँ देखते हैं शिनोबू 5 बार डोमा पर हमला कर चुकी होती है। तुम्हारा पॉइजन तो अब असर करना बंद ही कर चुका है। आगे का तुम कब तक इन पॉइजन को बनाती रहोगी? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि ये मेरी ब्लड डीमन आर्ट की वजह से है। मेरी ब्लड डीमन आर्ट ने तुम्हारे खून को सोख लिया है, जिस वजह से तुम्हारे लंग्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। इस टाइम तो तुम्हारे लिए सांस लेना भी बहुत खतरनाक है। तो ये है एक अपर रैंक की स्ट्रेंथ। इसकी रीजनरेशन स्पीड तो मेरे पॉइजन के असर को खत्म कर रही है। लगता है मुझे इस पर मल्टीपल अटैक करके इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉइजन को इंजेक्ट करना होगा। और तब शिनोबू डोमा पर अटैक कर देती है जिससे डोमा को चोट आ जाती है। तुम सच में बहुत फास्ट हो, शायद इतनी फास्ट कि मैंने आज तक तुमसे ज्यादा फास्ट आशिरा नहीं देखा। पर तभी हम देखते हैं शिनोबू की बॉडी पर भी बहुत सारे
कट्स आ जाते हैं। अगर तुम पॉइजन की जगह मेरा सिर काट देती तो शायद तुम मुझे हरा पाती, पर लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम बहुत ज्यादा छोटी हो। आखिरकार क्यों मेरे हाथ इतने छोटे हैं? क्यों मैं ज्यादा लंबी नहीं हो सकी? अगर मैं थोड़ी और लंबी होती तो शायद मैं इस जीवन का सिर काट पाती। जितनी आर्म्स और लेग्स लंबी होती हैं, उनके अंदर उतनी ही ज्यादा मसल पावर होती है, जिससे कि एडवांटेज मिलता है। पर कनाए तो फिर भी बहुत ज्यादा नाजुक थी। मुझे तो क्यों में से जलन हो रही है, क्योंकि जब वो किसी को बचाने आता है तब सभी को यकीन हो जाता है कि वो बच जाएंगे। मुझे पता है कि उस दिन मेरी बहन क्या कहना चाह रही थी। वो मुझे इसलिए आम जिंदगी जीने के लिए कह रही थी क्योंकि उसे पता था कि मैं इस जीवन को नहीं हरा पाऊंगी। तभी शिनोबू के सामने कनाए आ जाती है। अपने आप को संभालो, मैं तुम्हें इस तरह रोने की इजाजत नहीं दे सकती। चलो शिनोबू, खड़ी हो जाओ। तब शिनोबू कहती है, अब मैं खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी बॉडी से मेरा बहुत सारा खून बह चुका है। मेरा लेफ्ट लंग काम करना बंद कर चुका है और अब तो मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। तब कनाए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खड़े होना होगा। इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू, अगर तुमने इस जीवन को हराने का डिसीजन लिया है तो तुम्हें जीतना ही होगा, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तुमने मुझसे और कनाओ से वादा किया है ना, तुम ये कर सकती हो शिनोबू, तो इसलिए उठो। तब शिनोबू कनाओ को याद करने लगती है। मुझे माफ कर देना, मेरा हमला ज्यादा डीप नहीं था और इसी वजह से तुम्हें इतना सफर करना पड़ रहा है। रुक जाओ, मैं तुम्हारी तकलीफ खत्म कर देता हूँ। पर तभी शिनोबू दोबारा से खड़ी हो जाती है। ये तो कमाल हो गया, तुम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खड़ी हो पा रही हो। क्या तुम एक ह्यूमन ही हो ना? मैंने तुम्हारे कॉलर बोन, लंग्स और रिब्स को काट दिया है और तुम्हारे अंदर से तो इतना खून बह चुका है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। पर आखिरकार तुम खड़ी कैसे हो पा रही हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। मेरे हिसाब से तुम्हें और जिद नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब तो तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता, तो इसलिए प्लीज हार मान लो। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे इसके गले में पॉइजन को इंजेक्ट करना होगा। तब हम देखते हैं शिनोबू जिगजैग मूवमेंट करके डोमा की तरफ बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो उसका अटैक प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा होता और शिनोबू पर हमला कर देता है। पर शिनोबू नीचे झुककर अपनी तलवार को उसके गले के आर पार कर देती है। पहले मुझे विश्वास था कि खुशियाँ हमेशा हमेशा के लिए रहती हैं, पर जब हमारी खुशियाँ खत्म हुई तब मुझे एहसास हुआ कि खुशियाँ एक पतले ग्लास शीट की तरह होती हैं, जो कि कभी भी टूट सकती हैं। और उसके बाद जब स्टोन हाशिरा ने हमें डीमन से बचाया तो हमें एहसास हुआ कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी खुशियाँ डिस्ट्रॉय होनी बाकी है। तो इसलिए मैंने और मेरी बहन ने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग ताकतवर होकर उन लोगों की खुशियों को बचाएंगे और जितना हो सके उतने डीमंस को मार गिराएंगे। चाहे हम कमजोर होने के कारण ज्यादा डीमंस के सिरों को नहीं काट सकते, पर अगर हम एक भी डीमन को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कम से कम कुछ लोगों को तो बचा ही सकते हैं। और अगर हम किसी अपर रैंक को मारने में कामयाब हो गए तो हम बहुत सारे लोगों को बचा लेंगे। जब तानजीरो ने मुझसे पूछा था कि मैं गुस्सा हूँ या नहीं, तब मैं सच में बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि डीमंस ने मेरे पेरेंट्स, मेरी बड़ी बहन और कनाओ के अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी मार दिया और ऊपर से उन्होंने मेरे साथ काम कर रही लड़कियों की फैमिलीज को भी मार दिया। मैं उन डीमंस को कभी माफ नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों ने उन लड़कियों की खुशियों को छीन लिया है। तो हम देखते हैं इतने ज्यादा बार पॉइजन से वार करने के बावजूद भी डोमा को कुछ नहीं हो रहा होता और वो शिनोबू को कस के गले लगा लेता है। मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। चाहे तुम्हारे अंदर तुम्हारी सिस्टर जैसा टैलेंट तो नहीं है, पर तुम फिर भी बहुत कमाल की डीमंस रहे हो। तुमने मुझे मारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो इसलिए मैं तुम्हें मारकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ही रख लूंगा। तो चलो फिर अब जल्दी से अपने आखिरी शब्दों को भी बोल दो। डोमा, तुम तो नरक में जाओगे। तभी वहाँ पर कनाओ आ जाती है और शिनोबू की ऐसी हालत को देखकर उसकी रूह कांप जाती है, जिस वजह से वो डोमा पर हमला कर देती है। पर डोमा उसके हमले से बच जाता है और शिनोबू को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तुम्हारी मास्टर ने सच में मुझे मारने के लिए बहुत मेहनत की है, पर फिर भी ये उसके किसी काम नहीं आई। और आज मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि एक के बाद एक इतना लजीज खाना मेरे पास आ रहा है। तब हम यहाँ देखते हैं तब ज़ेनित्सु काइगाकू को ढूंढते हुए उसके पास चला जाता है। तो गाइस, अगर आपको काइगाकू याद ना हो तो ये वही पर्सन है जिसने ज़ेनित्सु के साथ थंडर ब्रीथिंग की टेक्निक सीखी थी और इसी की वजह से स्टोन हाशिरा के अनाथालय पर एक डीमन ने हमला कर दिया था। तब ज़ेनित्सु कहता है, आखिरकार तुम हो कहाँ? जल्दी से मेरे सामने आओ। आखिरकार इस तरह कौन अपने सीनियर से बात करता है? लगता है तुम्हारी थोड़ी रैगिंग करने की जरूरत है। जब से तुम डीमन बने हो तब से तुमने मेरे सीनियर होने का हक खो दिया है।
तो यहाँ गियू और तांजीरो इन्फिनिटी कैसल में मुजान को ढूंढ रहे होते हैं, पर हम देखते हैं बार बार अलग अलग दरवाजा खुलने के कारण उनके ऊपर नीचे गिरने का खतरा मंडरा रहा होता है। और तांजीरो को इस बात की फिक्र हो रही होती है कि पता नहीं तमाओ कब तक मुजान का रोक कर रख सकती है। पर तभी एक क्रो उन दोनों को शिनोबू के मरने की खबर देता है, जिससे कि तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब जियू उस क्रो के गले पर लगे हुए पेपर को देखता है और हम देखते हैं वो पेपर योशिरो की ब्लड डीमन आर्ट से बना होता है, जिसकी वजह से मास्टर का बेटा और बेटियां पूरे इन्फिनिटी कैसल पर नजर रख रहे होते हैं और इन्फिनिटी कैसल का मैप बना रहे होते हैं, ताकि सभी लोग मिलकर जल्द से जल्द मुजान तक पहुंच सकें और उसे खत्म कर सकें। तब हमें पता चलता है कि मास्टर के मेंशन में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें मास्टर की बस 2 बेटियां ही मरी थी और अब डीमन स्लेयर कॉर्प का जिम्मा उनके बेटे किरिया उबुशाकी ने उठा लिया है, जिसका साथ उसकी 2 बहनें कोइना और कनाटा दे रही हैं। तुम तो अभी भी बहुत बेकार लग रहे हो जेनित्सु, और ऊपर से तुम कितने कमजोर हो। क्या तुम हाशिरा बन पाए या फिर फर्स्ट फॉर्म के अलावा भी कोई फॉर्म यूज करना सीखा है? लगता है अपर रैंक्स में सबसे नीचे पहुंचकर तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है। पर ध्यान रखो, तुम बस यहाँ पर खाली जगह को भरने ही आए हो। मुझे एक चीज बताओ कि आखिरकार एक थंडर ब्रीथिंग यूज करने वाला डीमन क्यों बन गया? तुम्हें पता है तुम्हारे डीमन बन जाने की वजह से हमारे मास्टर ने खुदकुशी कर ली। तुम्हारी वजह से वो अकेले मरे हैं। जब भी कोई सुसाइड कमिट करता है तब तुम्हारा सिर काटने के लिए तुम्हारे पास कोई होना चाहिए, नहीं तो तुम तड़प तड़प के मरते हो। वैसे तो वो थंडर ब्रीथिंग को यूज करके अपने आप को जल्दी मार सकते थे, पर तुम्हारी वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि थंडर ब्रीथिंग से एक डीमन पैदा हो गया है। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन लोगों को मेरी वैल्यू नहीं है मैं उनकी फिक्र कभी नहीं करता। वो बूढ़ा आदमी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे अपना अगला सक्सेसर नहीं चुन रहा था। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारे जैसे बेकार आदमी के साथ को सक्सेसर बनना पड़ेगा। मुझे उस बुढ़े से कोई लेना देना नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। अगर मैं बेकार हूँ तो तुम तो कचरा हो। मैं बस फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकता हूँ और तुम फर्स्ट फॉर्म के अलावा बाकी सभी चीजों को यूज कर सकते हो। मुझे तो अपने मास्टर के लिए बुरा लग रहा है कि उनके पास ऐसे बेकार से सक्सेसर थे। मुझे अपने साथ जोड़ना बंद करो। तो काइगाकू थंडर ब्रीथिंग को यूज करके जेनित्सु पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं जेनित्सु बहुत तेजी से उसके हमले से बचकर उसके ऊपर वार कर देता है। तब हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहां अपर मून 1 कोकोशिबो ने काइगाकू को मुजान का ब्लड दिया होता है ताकि वो डीमन बन सके, और साथ में उसे एक धमकी दी होती है कि अगर उसने उस ब्लड की एक भी बूंद को गिराया तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तब काइगाकू सोचता है किसी ताकतवर के सामने झुकने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह आप जिंदा बच सकते हैं, और जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक आप बिल्कुल नहीं हारते। उस दिन उसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और उसके सामने तो ये जेनित्सु तो एक छोटा सा कीड़ा है। चाहे इसने थोड़ी सी ताकत ही क्यों ना हासिल कर ली हो, पर फिर भी ये एक अपर रैंक का मुकाबला नहीं कर सकता। ये हमेशा से रोता आया है और बहुत ज्यादा बेकार पर्सन है, पर फिर भी उस बेकार से बुड्ढे को ये लगता था कि हम दोनों मिलकर उसके सक्सेसर बन सकते हैं। तब काइगाकू थंडर ब्रीथिंग की 2nd और 3rd फॉर्म से जेनित्सु पर हमला कर देता है। तुम अब तक इतने लोगों को खा चुके हो कि अब तुम ये बता ही नहीं सकते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तुम गलत हो, क्योंकि मुझे पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जो लोग मेरी वैल्यू जानते हैं वो लोग अच्छे हैं, और जो लोग मेरी वैल्यू नहीं जानते हैं वो बुरे लोग हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो। तब काइगाकू अपनी थंडर ब्रीथिंग की 5th फॉर्म और अपनी ब्लड डीमन आर्ट को मिलाकर जेनित्सु पर हमला कर देता है, जिससे कि जेनित्सु की बॉडी पर अलग अलग जगह पर कट आ जाते हैं और वो इन्फिनिटी कैसल में नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। तब जेनित्सु सोचता है तुमने सही कहा कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मुझे हमेशा मास्टर मारते थे और मुझे कहते थे कि मैं तुमसे सीखूं कि मेहनत कैसे की जाती है। थंडर ब्रीथिंग में थंडर ब्रीथिंग की 1st फॉर्म सारी फॉर्म्स की फाउंडेशन होती है, तो अगर तुम 1st फॉर्म को ही यूज नहीं कर सकते तो बाकी सारी फॉर्म्स का यूज करने का कोई फायदा नहीं होता। मैं ये समझ सकता हूँ काइगाकू कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो, क्योंकि असल में तो मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, पर मैं अपने दिल की गहराइयों से तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ, क्योंकि तुमने सच में बहुत ज्यादा मेहनत की है। मेरे और मास्टर के लिए तुम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन थे, पर तुम उससे भी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर जो हैप्पीनेस का बॉक्स था उसके अंदर से तुम्हारी खुशी बार बार निकल रही थी, पर तुमने उस खुशी को उस बॉक्स के अंदर स्टोर करके रखा ही नहीं, जिस वजह से तुम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए। मुझे माफ कर देना ग्रैंडपा कि हमने अलग पाथ चुना, और मुझे माफ कर देना काइगाकू। पर तभी हम देखते हैं एक चमत्कार होता है। जेनित्सु थंडर ब्रीथिंग की 1st फॉर्म के अलावा
थंडर ब्रीथिंग की 7th फॉर्म का यूज करता है, जिससे कि वो एक ही बारे में काएगाकू का सिर उड़ा देता है और वो दोनों ही इन्फिनिटी कैसल में नीचे गिरने लगते हैं। आखिरकार ये किस तरह की फॉर्म है? मुझे पता ही था कि उस बुढ़े ने तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी है, क्योंकि उसने ये फॉर्म तो मुझे कभी सिखाई नहीं। तब ज़ेनित्सु कहता है, ग्रैंडपा इतने भी अच्छे नहीं थे और ये फॉर्म मैंने खुद क्रिएट की है ताकि मैं तुम्हें बराबरी की टक्कर दे सकूं। तब काएगाकू सोचता है, रुको जरा, इसने कहा कि ये 7th फॉर्म है, पर थंडर ब्रीथिंग की तो सिर्फ 6 ही फॉर्म्स है, तो इसका मतलब ये फॉर्म इसने खुद बनाई है। क्या सच में इस जैसा कमजोर सा बंदा ऐसा कर सकता है? मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसे बंदे से हार रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नीचे गिर रहा हूँ तो ये भी नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब हम दोनों साथ में ही मरेंगे। तब यहाँ योशिरो ज़ेनित्सु को नीचे गिरने से बचा लेता है और ज़ेनित्सु को अपने सपने में अपने मास्टर दिखाई देने लगते हैं, जहाँ पर वो उनसे माफी मांग रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि काएगाकू उसकी वजह से डीमन बन गया था। और ज़ेनित्सु को ये भी लगता है कि वो अपने मास्टर का कर्ज नहीं उतार पाया है, जिस वजह से अब उसके मास्टर उससे नफरत करते हैं। पर तभी ज़ेनित्सु के मास्टर उसे बताते हैं कि उन्हें उस पर कितना ज्यादा गर्व फील हो रहा है, जिस वजह से ज़ेनित्सु रोने लगता है। तब यहाँ मुराटा योशिरो से ज़ेनित्सु की हालत के बारे में पूछने लगता है। तब योशिरो कहता है, चुप कर जाओ बेवकूफ मुराटा, अभी के लिए अपना ध्यान आसपास रखो, क्योंकि डीमंस हम पर कहीं से भी अटैक कर सकते हैं और मुझे इसके फेस के ऊपर लगे हुए क्रैक्स को ठीक करने दो, नहीं तो इसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। तब मुराटा कहता है, आखिरकार तुम बेवकूफ किसे कह रहे हो? मैं तुमसे सीनियर हूँ। और हाँ, इतनी ड्रावनी बातें करना बंद करो, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज्यादा कमजोर है। तो योशिरो कहता है, ज़ेनित्सु तुम तो सच में बहुत ज्यादा लकी थे, क्योंकि जिस अपर मून के साथ तुम अभी अभी लड़े थे उसे अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करना अभी नहीं आता था, पर अगर तुम कुछ सालों बाद उसके साथ लड़ते तो जरूर माइंड स्लेयर कॉर्प्स आ गया था, और उसे कोई भी इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि वो इकलौता ऐसा डीमन है जिसे तमाओ ने अपने ब्लड से बनाया है, तो इसलिए वो ह्यूमंस की तरह दिखता है। और अब ह्यूमन की तरह दिखने की वजह से ये बाकी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स के साथ इन्फिनिटी कैसल में घूम रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे डीमंस उन पर हमला कर देते हैं, पर मुराटा और उसके साथी उन सभी को संभाल लेते हैं। पर तभी योशिरो को एहसास हो जाता है कि अकाजा और तांजीरो मिलने वाले हैं, और यहाँ हम देखते हैं अकाजा इन्फिनिटी कैसल की दीवारों को तोड़ते हुए तांजीरो के सामने आ जाता है। पर तांजीरो को पहले एहसास हो चुका होता है कि अकाजा सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा है। तब अकाजा कहता है, मैं तो सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि तुम्हारे जैसा कमजोर अभी भी जिंदा है, तो फिर कैसे हो तांजीरो कामाडो? तब यहाँ दूसरी तरफ मुजान ने अपने आप को एक कुकून में कन्वर्ट कर लिया होता है, और तमाओ सोचती है, मुजान इस कुकून के अंदर मेरी मेडिसिन के असर को खत्म कर रहा है ताकि मेरी मेडिसिन उसे इंसान में ना कन्वर्ट कर सके, और बहुत जल्द ये मुझे भी एब्सॉर्ब कर लेगा। तो कोई प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ और इसे मार डालो। तब यहाँ किरिया की बहनें मास्टर ओबुशाकी को याद करके रो रही होती हैं, पर किरिया उन्हें मैप बनाने पर फोकस करने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स ये लड़ाई हार जाएगा। तब यहाँ रेंगुकू के फादर और टेंगन किरिया की सुरक्षा के लिए बाहर ही बैठे होते हैं। किरिया सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, चाहे उसकी फादर की मौत अभी अभी हुई है, पर वो फिर भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को संभाल रहा है। इन बच्चों को देखकर तो मेरे अंदर भी हौसला आ गया है, तो इसलिए मैं अपने बेटे रेंगुकू की तरह ही अपनी जान देकर इन सभी को बचाऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं तमाओ ने नेजुको को भी वो मेडिसिन दी होती है ताकि वो दोबारा से इंसान में कन्वर्ट हो सके, और मास्टर उरुकुडाकी उसका ध्यान रख रहे होते हैं। तब मास्टर उरुकुडाकी सोचते हैं, अगर नेजुको फिर से इंसान में कन्वर्ट हो जाएगी तो मुजान का हजारों सालों का सपना टूट जाएगा, क्योंकि फिलहाल नेजुको ही एक ऐसी डीमन है जो कि सनलाइट में चल सकती है। आज रात आखिरकार ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये सब कुछ देखने के लिए अभी तक जिंदा हूँ। हम सभी लोग गियर्स की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, पर जब तांजीरो और नेजुको यहाँ पर आए तब हमने अच्छी तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए तांजीरो और नेजुको प्लीज हारना मत। तब यहाँ अकाजा तांजीरो पर हमला कर देता है, पर तांजीरो का रिएक्शन इतना ज्यादा तेज हो चुका होता है कि वो अपनी सन ब्रीथिंग को यूज करके अकाजा का एक हाथ ही काट देता है। तब तांजीरो सोचता है, आखिरकार मैंने इसके हमले से बचकर
मारकर इसका एक हाथ काट ही दिया, तो शायद अब मैं इसके साथ लड़ने के काबिल बन चुका हूँ। तब अकाजा फिर से तांजीरो पर हमला कर देता है, पर तांजीरो फुर्ती दिखाकर फिर से उससे बच जाता है और इस बार तांजीरो अकाजा के मुंह पर एक कट लगाने में कामयाब हो जाता है। तब गियू कहता है, तांजीरो तुम्हारी टेक्निक्स तो सच में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम्हारी पावर एक हाशिरा के लेवल तक पहुँच गई है। तुम अपर मून 3 से लड़ रहे हो पर फिर भी तुम उसे इतना ज्यादा डैमेज दे पा रहे हो। उस दिन जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने बस अपनी बहन की जिंदगी के लिए मुझसे भीख मांगी थी, पर अब देखो तुम इस अपर मून 3 से लड़ रहे हो। तब अकाजा कहता है, ये लड़का कमजोर नहीं है तो इसकी इंसल्ट मत करो। तांजीरो तुम्हें देखकर अब मुझे विश्वास हो गया है कि रेंगुकू ने जो भी कहा था वो सच था। तो चलो फिर अब मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। तब अकाजा अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और तांजीरो को लड़ने का आह्वान देता है। तब यहाँ गियू और अकाजा लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और अकाजा को गियू के साथ लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तब गियू उसके ऊपर अपनी 11th फॉर्म से हमला कर देता है और अकाजा कहता है, मैं तो ये फॉर्म पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि जिस वाटर हाशिरा को मैंने मारा था उसने तो कभी इस टेक्निक का यूज ही नहीं किया था। तब तांजीरो पीछे से आकर अकाजा पर हमला कर देता है, पर अकाजा उसके हमले से बचकर उसी के ऊपर पीछे से हमला कर देता है और जैसे ही अकाजा का हाथ तांजीरो को काटने वाला होता है वैसे ही गियू सही टाइम पर आकर उसका ही हाथ काट देता है, पर अकाजा अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। तब गियू फिर से अकाजा पर हमला कर देता है और तांजीरो भी अकाजा के पैर पर हमला करने लगता है, पर अकाजा तांजीरो को एक जोरदार लात मारता है जिससे कि तांजीरो के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और गियू अभी भी अकाजा के साथ लड़ने लगा हुआ होता है। तुम्हारी तलवारबाजी तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। तो चलो फिर अब जल्दी से अपना नाम बता दो ताकि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूं। मैं एक डीमन को कभी अपना नाम नहीं बताऊंगा और वैसे भी मुझे लड़ाई के बीच में ऐसे बकबक करना पसंद नहीं है, पर मुझे तो बोलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा नाम बार बार पूछता रहूंगा। तब अकाजा गियू को लात मारकर दूर फेंक देता है और हम देखते हैं गियू दीवारों को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। तब तांजीरो गियू का नाम लेता है जिससे कि अकाजा को गियू का नाम पता लग जाता है और वो तांजीरो पर हमला कर देता है, पर तांजीरो अपनी सन ब्रीथिंग को यूज करके उसके हमले को रोक देता है। तुमने तो इतने कम टाइम में काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है। उस रात तुम बस एक कमजोर से कीड़े थे, पर अब देखो तुम्हारी ग्रोथ को देखकर तो मुझे काफी ज्यादा आश्चर्य लग रहा है। मुझे तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। शुक्र है उस दिन रेंगुकू मर गया, क्योंकि वो जितना ताकतवर हो चुका था वो उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता था और ऊपर से वो तो डीमन बनने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। तब तांजीरो को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अपनी बकवास बंद करो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेंगुकू के बारे में ऐसा कहने की। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है तांजीरो, मैं तो तुम लोगों की तारीफ कर रहा था और वैसे भी मैं बस उन्हीं लोगों से नफरत करता हूँ जो कमजोर होते हैं और नेचर के लॉज भी यही कहते हैं कि हमें उन लोगों को मार देना चाहिए। जो भी तुम कह रहे हो वो गलत है और तुम इस बात का प्रूफ हो। जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तब वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है और उसे जिंदा रहने के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है। चाहे तुम्हें याद ना हो अकाजा, पर तुम भी कभी बच्चे थे और तुम्हें भी किसी ने बचाया था जिस वजह से तुम आज जिंदा हो। ताकतवरों को हमेशा कमजोरों को बचाना चाहिए और उसके बाद वो कमजोर लोग ताकतवर होकर बाकी कमजोरों को बचाएंगे और यही नेचर का लॉ है। अकाजा, जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है, तो इसलिए मैं तुम्हें और आगे बढ़ने नहीं दे सकता। तब अकाजा सोचता है, मुझे पहले ही पता लग गया था कि मैं इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कमजोर है, पर अब जब ये ताकतवर हो चुका है तब भी मेरे दिल से ये फीलिंग नहीं जा रही है। तभी अकाजा को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो भी सेम तांजीरो की बातों को रिपीट करता है और उसे ताकतवर होके कमजोरों की मदद करने के लिए कहता है, जिससे तंग आकर अकाजा उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तांजीरो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तब अकाजा तांजीरो पर हमला कर देता है, पर तांजीरो उसके हमले से बच जाता है और तभी अकाजा तांजीरो के पास आकर उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि तांजीरो के मुंह से खून निकलने लगता है। चाहे मैं इसकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा हूँ और उसके हमले को रोक पा रहा हूँ, पर फिर भी इसका हमला इतना ताकतवर है कि ये मुझे चोट पहुँचाने में कामयाब हो रहा है। ये हर बार बिल्कुल एक्यूरेटली मुझ पर हमला कर पा रहा है और जितनी बार भी ये हमला करता है
तब मुझे ऐसा लगता है कि इसका हमला मेरे वाइटल पॉइंट्स की तरफ एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रहा है। पर आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो तांजीरो, तुम्हें जल्द से जल्द इसका जवाब ढूंढना होगा। अकाजा की मूवमेंट्स और शब्दों में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। तब अकाजा फिर से तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो उसके हमले से बचकर उस पर ही हमला कर देता है, जिससे कि अकाजा बच जाता है। पर हम देखते हैं तांजीरो का हमला उसके गले पर एक गहरा कट लगा देता है। ये टेक्निक तो सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसे डॉज करने के बाद ये ब्लेड मेरे तक पहुंचा है। आखिरकार तुम ये कैसे कर पा रहे हो? तब हमें पता चलता है कि रेंगुकू के भाई ने तांजीरो के लिए एक लेटर लिखा होता है, जिसमें उसने यूरिची और फर्स्ट फ्लेम हाशिरा की बातों के बारे में लिखा होता है, जहाँ पर यूरिची ने फ्लेम हाशिरा को अपनी और मुजान की लड़ाई के बारे में बताया होता है। और हम देखते हैं वो लेटर तांजीरो तक अभी तक पहुँचा ही नहीं होता, क्योंकि उस क्रो के तांजीरो तक पहुँचने से पहले ही तांजीरो अकाजा के साथ लड़ना स्टार्ट कर चुका था। तब यहाँ अकाजा तांजीरो की तलवार को पकड़ लेता है और तांजीरो अपनी तलवार को छुड़ाने के लिए जोर से अपने सिर को अकाजा के सिर पर मारता है, पर अकाजा को कुछ नहीं होता। तब तांजीरो उसे एक लात मारता है, पर अकाजा फिर भी उसकी तलवार को नहीं छोड़ता है। और तब गियू आकर अकाजा के हाथों को काट देता है। तब गियू कहता है, अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इस अपर मून 3 ने मुझे इतना दूर फेंक दिया था, जिस वजह से मेरी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। मुझे अपनी तलवार को पूरी ताकत से यूज करना पसंद नहीं है और मैं किसी ऐसे ओपोनेंट के साथ तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहूंगा जिसे इसमें मजा आता है। पर मैं इस टाइम एक ऐसे ओपोनेंट से मिला हूँ जिसने मेरे अंदर की लड़ने की आग को जगा दिया है। मेरी अब सारी सेंसेस जाग चुकी है ताकि मैं अकाजा का सामना कर सकूं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मैं जिंदगी और मौत के बीच में स्ट्रगल कर रहा हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि एक पर्सन अपने आप को कितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकता है। तब हम देखते हैं गियू का मार्क एक्टिवेट हो जाता है और वो पहले से तेज हो जाता है, जिस वजह से वो अकाजा के गले पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। पर अकाजा उसी के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करके गियू को बराबरी की टक्कर देने लगता है। तब तांजीरो सोचता है, इन दोनों की स्पीड तो मैच कर रही है और अगर ये ज्यादा देर तक चलेगी तो गियू का स्टेमिना खत्म हो जाएगा। हमारा गोल मुजान को हराना है, तो इसलिए हम पूरी रात अकाजा के साथ नहीं लड़ सकते। मुझे जल्द से जल्द ये सोचना होगा कि हम अकाजा को कैसे हरा सकते हैं। पर रुको, पहले मुझे शांति से ये सोचना होगा कि आखिरकार अकाजा को ब्लाइंड स्पॉट से भी कैसे पता लग जाता है कि उस पर हमला होने वाला है। अकाजा ने रेंगुकू के साथ लड़ते हुए बैटल स्पिरिट की बात की थी। आखिरकार ये बैटल स्पिरिट होती क्या है? क्या अकाजा भी बैटल स्पिरिट को उसी तरह सेंस कर सकता है जैसे कि मैं स्मेल के जरिए सब कुछ सेंस करता हूँ? एक बार मुझे इनोसुके ने भी बताया था कि वो भी बिना देखे ये बता सकता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है या नहीं, और ये इस वजह से होता है क्योंकि इनोसुके किसी की मर्डर इंटेंशन को सेंस कर सकता है। पर अगर कोई उसे मारने की इंटेंशन से ना आया हो तो उसके लिए भी उसे सेंस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इनोसुके को उस विस्टोरिया हाउस में उस ग्रैंडमा के पीछे होने का एहसास ही नहीं हुआ था। इनोसुके का कहना ये भी था कि अगर हम किसी को बिना किलिंग अटेंशन दिखाए उस पर हमला करेंगे तो वो उसे नोटिस नहीं कर पाएगा। पर मुझे लगता है कि किसी डीमन को इस तरह मारना इम्पॉसिबल है। उस टाइम तो मुझे ये सारी बातें बच्चों वाली लग रही थी, पर जरूर कुछ ना कुछ इसी के अंदर छिपा है। आखिरकार वो बैटल स्पिरिट है क्या, और वो मर्डरस इंटेंस से कैसे अलग है? जो कंपास टेक्निक अकाजा अपनी लड़ाई में यूज करता है, क्या हम किसी तरह उसे रोक सकते हैं? तब तांजीरो को यहाँ पर अकाजा पर हमला करने के लिए एक ओपनिंग मिल जाती है, जिस वजह से वो उसके गले पर हमला कर देता है। पर अकाजा को इसके बारे में पहले ही पता लग जाता है और वो तांजीरो की तलवार को पकड़कर उस पर हमला कर देता है। पर तांजीरो को उसके हमले से बस खरोच ही आती है और गियू फिर से अकाजा पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो सभी पॉइंट्स को जोड़कर तांजीरो को कुछ समझ आने लगता है। मेरे डैड बिल्कुल प्लांट्स की तरह थे, जो कि बहुत ज्यादा शांत थे, और वो तब भी नहीं बदले थे जब वो मरने वाले थे। हर साल की शुरुआत में कामडो फैमिली की हर एक जनरेशन एक फैमिली डांस परफॉर्म करती है, पर वो बहुत ज्यादा टफ होता है और उस पर्सन को वो डांस सुबह से लेकर शाम तक परफॉर्म करना होता है, जिसमें बार बार 12 फॉर्म्स को रिपीट किया जाता है। मेरे डैड बीमार होने के बावजूद भी उस डांस को परफॉर्म किया करते थे, पर फिर भी उन्हें वो टफ नहीं लगता था। उनका कहना था कि जब वो बिल्कुल ठीक थे तब उन्हें वो डांस आज से ज्यादा मुश्किल लगता था, क्योंकि उस टाइम उन्हें करेक्ट मूवमेंट्स नहीं आती थी। पर जब उन्हें वो करेक्ट मूवमेंट्स आ गई तो उनका माइंड इनविजिबल हो गया। उनका कहना था कि मुझे अपनी बॉडी की सारी सेंसेस के जरिए इस डांस को सीखना ही होगा और अपनी लिमिट्स तक इसे परफॉर्म करना होगा। पर जब एक बार मैं सब कुछ सीख जाऊंगा तो मैं उन पार्ट्स को निकाल सकता हूँ जो कि जरूरी नहीं है, ताकि मैं उन्हीं चीजों पर ध्यान दे सकूं जो कि इम्पोर्टेंट है। और तब जब मेरा माइंड इनविजिबल बन जाएगा
तब मैं दुनिया के आर पार देख पाऊंगा। हमारे गांव में एक बार एक बियर ने हमला कर दिया था और उसने बहुत सारे लोगों को खा लिया, जिस वजह से हमने जंगलों में बेल्स बांध दिए ताकि जब भी वो आए तब हमें पता लग जाए। पर उस बेल के रिंग होने से पहले ही मेरे फादर को उस बियर के आने का एहसास हो गया था और वो मुझे और एक कुल्हाड़ी को लेकर उसके पास चले गए, जहाँ पर उन्होंने उस बियर को आगे आने से मना किया। पर जैसे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी फैमिली को खतरा है और वो बियर उनकी तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही उन्होंने उस बियर का गला धड़ से अलग कर दिया। मैं तो उनकी मूवमेंट को ट्रैक भी नहीं कर पाया था, पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे डैड ने 2 बार उसके गले पर अटैक किया था। उनके अंदर ना तो कोई हेजिटेशन थी और ना ही कोई डर था, और ऊपर से उनके अंदर से तो मुझे किसी तरह की कोई मर्डरस इंटेंशन भी फील नहीं हो रही थी। वो तो बस एक प्लाट की तरह खड़े थे। मेरे डैड ऐसे नहीं थे जो कि मजे के लिए अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करे। और तब मुझे एहसास हुआ कि जो भी उन्होंने किया वो उनकी ट्रेनिंग का ही इफेक्ट था, जिस वजह से वो दुनिया के आर पार देख सकते थे। मुझे अब समझ में आ गया है कि क्यों उस टाइम मैं अकाजा के हमले से बच पाया था। मैं उस टाइम अकाजा के हमले को डॉज कर पाया था, जो कि मुझे आसानी से मार सकता था, पर फिर भी किसी रीजन से मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उसे डॉज नहीं कर सकता। उस थोड़े टाइम के लिए मुझे एहसास हुआ जैसे कि मैं भी दुनिया के आर पार देख सकता हूँ। मुझे उस टाइम उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही थी और ये चीज वैसी ही थी जैसे कि मैंने हेंटेंगू को उसके दिल में ढूंढा था। पर उस टाइम मुझे ये नहीं पता कि मैंने उसे स्मेल किया था या फिर देखा था। मैं उस टाइम इतना ज्यादा फोकस था कि मैंने अपनी बाकी सारी सेंसेस को बंद कर दिया था और मेरी बॉडी खुद ब खुद बहुत तेजी से मूव की थी। मुझे माफ कर देना इनोसुके कि मैंने उस टाइम तुम पर डाउट किया, पर तुम बिल्कुल सही थे। इस टाइम गियो काजा के साथ लड़ रहा है, तो मुझे भी जल्द से जल्द इस सेंस का यूज करके काजा को हराना ही होगा। तब यहाँ तानजीरो को अपने फादर की बातें समझ में आ जाती हैं, जिस वजह से वो दुनिया के आर पार देखना स्टार्ट कर देता है और उसे अकाजा के सारे मूवमेंट्स के बारे में पता लगने लगता है। तब यहाँ गियो अभी भी अकाजा को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है, जिस चक्कर में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और उसने अकाजा पर भी बहुत सारे वार किए होते हैं। पर अकाजा अपनी रीजनरेशन पावर की मदद से अभी भी हारने के लिए तैयार नहीं होता और वो कहता है, लगता है गियो तुमने अपनी सारी वाटर फॉर्म्स को यूज कर लिया है, तो चलो फिर अब मैं तुम्हें तबाह कर देता हूँ। वैसे मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम मुझे इतने टाइम तक झेल सके। तब गियो फिर से अकाजा पर हमला कर देता है, पर अकाजा उसकी तलवार को ही तोड़ देता है और रेंगुकू की तरह ही अपने हाथ को उसकी छाती के आर पार करने लगता है। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसका हाथ कट चुका है और यहाँ हम देखते हैं तानजीरो ने अपना मार्क एक्टिवेट कर लिया होता है, जिस वजह से उसने अकाजा के हाथ को काटकर गियो को बचा लिया होता है। और अकाजा तानजीरो को देखकर ये समझ जाता है कि अब वो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, जिस वजह से उसे तानजीरो को मारना ही पड़ेगा। तब अकाजा अपनी टेक्निक को यूज करता है और गियो और तानजीरो पर और भी तेजी से हमला कर देता है। तब गियो अपनी 11th फॉर्म डेड काम से उसके हमले को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है, पर फिर भी गियो को बहुत चोटें आती हैं, क्योंकि वो डेड काम से सिर्फ अपने वाइटल ऑर्गन्स को ही बचा पाता है। तब अकाजा को लगता है कि उसके हमले से तानजीरो मर चुका है और वो कहता है, गियो मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो, पर तुम रेंगुकू और तानजीरो की तरह मत मरना। तो चलो आओ गियो मेरे साथ डीमन बन जाओ। पर तभी गियो देखता है कि तानजीरो अभी भी जिंदा होता है और अकाजा को उसकी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही होती, जिस वजह से गियो ये सोचने लगता है कि शायद अब तानजीरो चुपचाप उस पर हमला कर देगा। और तब तानजीरो जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है और अकाजा पर हमला कर देता है। तब अकाजा को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके इतना ज्यादा खतरनाक हमला करने के बावजूद भी तानजीरो अभी तक जिंदा कैसे है। पर वो फिर भी तानजीरो के हमले से नहीं डर रहा होता, क्योंकि उसकी कंपास टेक्निक तानजीरो की बैटल स्पिरिट को डिटेक्ट कर सकती है। पर तभी वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे तानजीरो के अंदर से कोई बैटल स्पिरिट महसूस नहीं हो रही होती। और हम देखते हैं पलक झपकते ही तानजीरो अकाजा का गला काट देता है। तब गला कटने के बाद अकाजा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसने आज तक कोई ऐसा पर्सन नहीं देखा होता जिसके पास कोई बैटल स्पिरिट ना हो। और वो सोचता है, बच्चों के अंदर भी थोड़ी सी बैटल स्पिरिट तो होती ही है, पर फिर भी तानजीरो ने अपनी बैटल स्पिरिट को पूरी तरह से मिटा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी ऐसे पेड़ के साथ लड़ रहा था जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैं इसके इस हमले को रोक सकता था, पर फिर भी इसने काफी कम टाइम में ही मेरी सेंसेस को सरपास कर लिया। मैंने इतने सालों तक मार्शल आर्ट सीखी, पर फिर भी मैं अपने सामने से आ रहे एक हमले को भी नहीं रोक पाया। इसकी आंखों के अंदर मुझे ना ही कोई नफरत और ना ही कोई गुस्सा दिखाई दे रहा है। इसकी आंखों के अंदर मुझे बस
डोमिनो सुपरमेसी दिखाई दे रही है, जो कि एक सेल्फलेस स्टेट होती है। और इसी चीज को मैं पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, पर मैं फिर भी इस तक कभी नहीं पहुंच पाया। तब हम देखते हैं अकाजा अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और अपने सिर को पकड़कर फिर से अपने शरीर के साथ जोड़ने की कोशिश करने लगता है। पर गियू अपनी टूटी हुई तलवार को अकाजा के सिर के आर पार कर देता है, जिस वजह से उसका सिर गायब हो जाता है और तांजीरो को लगता है कि शायद अब वो लोग जीत चुके हैं। पर हम देखते हैं अकाजा ने अभी भी हार नहीं मानी होती और उसकी बॉडी फिर से उसकी टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से वो फिर से तांजीरो पर हमला कर देता है और उसे एक लात मारकर दीवार में घुसा देता है। तब हम देखते हैं अपनी पावर को लिमिट तक यूज करने की वजह से तांजीरो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और ना ही उसे ये समझ में आ रहा होता है कि आखिरकार अकाजा का सिर कटने के बावजूद भी वो जिंदा कैसे है। तब तांजीरो सोचता है, क्या अकाजा को मारने के लिए भी डाकी और गिटारो की तरह हमें किसी कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा? पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका सिर गायब हो चुका है। तो क्या अकाजा कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है? क्या इसने भी मुजान की तरह अपने सिर को छोड़कर किसी और बॉडी पार्ट को अपनी कमजोरी बना लिया है? तो हम देखते हैं ज्यादा थकान की वजह से तांजीरो बेहोश हो जाता है और अकाजा तांजीरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर गियू तांजीरो को बचाने के लिए फिर से अकाजा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, पर फिर भी अकाजा तांजीरो की तरफ बढ़ने से रुक नहीं रहा होता। तब गियू कहता है, रुक जाओ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। अगर तुम्हें तांजीरो को मारना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे मारना पड़ेगा। तब अकाजा को किसी की बात याद आने लगती है, जिसने उसे कहा था कि एक इंडोमिनल स्पिरिट एक ऐसी स्पिरिट होती है जो कि किसी भी सिचुएशन में नहीं बदलती है। हम लोग समुराय नहीं हैं और ना ही हमारे पास कटाना है, पर फिर भी हम लोग अपने दिलों में तलवार को रखते हैं और हम लोग दूसरों के साथ सिर्फ अपने हाथों से ही लड़ते हैं। तब अकाजा को ये बातें याद करके फिर से गुस्सा आने लगता है, पर हम देखते हैं एक लड़की उसे रोकने लगती है। तब यहाँ गियू की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी होती है क्योंकि उसे अपने लेफ्ट ईयर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता और ऊपर से लड़ने की वजह से वो इतना ज्यादा थक चुका होता है, जिससे कि उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर किसी ने बेड़ियां बांध दी हो। और उसके लिए ये चमत्कार से कम नहीं होता कि वो इस सिचुएशन में भी लड़ पा रहा होता है। तब गियू सोचता है, जिस चीज का भरोसा मुझ पर किया गया था वो सारी फ्यूचर से कनेक्टेड है, तो इसलिए मैं फिर से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को अपने सामने मरने नहीं दूंगा। तांजीरो, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा क्योंकि अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम भी यही करते। तब यहाँ वो लड़की अकाजा को दूसरी तरफ अपने साथ चलने के लिए कह रही होती है, पर अकाजा अभी भी गियू और तांजीरो को मारना चाह रहा होता है ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन सके, जिस वजह से वो लड़की इस चीज का कारण पूछने लगती है। और तब हम यहाँ पर अकाजा का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर उसके फादर बहुत ज्यादा बीमार होते हैं और वो उनकी मेडिसिन को लाने के लिए चोरी कर रहा होता है, पर उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उसे इस बात की सजा भी दी जाती है। तब अकाजा को चोरी करने की वजह से हाथों पर 3 लाइनें बना दी जाती है और उसे धमकी दी जाती है कि अगर वो अगली बार फिर से चोरी करेगा तो उसके हाथों को काट दिया जाएगा। पर अकाजा फिर भी नहीं सुधरता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने फादर को बचाना चाह रहा होता है, जिस वजह से सभी लोग उसे डेमन चाइल्ड कहने लगते हैं। पर तब हम देखते हैं जैसे ही अकाजा के फादर को पता चलता है कि अकाजा को फिर से पकड़ लिया गया है, वैसे ही वो अपने आप को फांसी लगा लेते हैं और अकाजा को एक ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए कहते हैं, जिससे कि अकाजा का दिल टूट जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्यों उसके फादर उसे छोड़कर चले गए। तब अकाजा अपने गुस्से को निकालने के लिए बहुत सारे लोगों से लड़ना स्टार्ट कर देता है और वो लोग उसे पकड़कर मारना स्टार्ट कर देते हैं। पर तब अकाजा को फिर से अपने फादर की मौत याद आ जाती है, जिस वजह से वो उन्हें मार मार कर उनका बुरा हाल कर देता है। तब वहाँ पर केजुई नाम का बंदा आ जाता है, जो कि अकाजा को अकेले उन सभी को मारता हुआ देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने डोजो में अपना स्टूडेंट बनने के लिए कहता है। पर अकाजा उसे वहाँ से वापस जाने के लिए कहता है, तुम्हारे हाथों पर जो ये टैटू है इसका मतलब यही है ना कि तुम एडो के क्रिमिनल हो, तो क्या इसका मतलब तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है? तो क्या यही वो कारण है जिस वजह से तुम यहाँ पर आए हो? तब अकाजा उसे अपनी बकवास को बंद करने के लिए कहता है और उस पर हमला कर देता है। पर किज़ोऊ अकाजा को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिस वजह से अकाजा बेहोश हो जाता है और किज़ोऊ उसे अपने साथ अपने डोजो ले जाता है। तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि मैंने तुम्हें इतना मारा पर तुम फिर भी 1 घंटे में उठ गए। मैं यहाँ पर एक मार्शल आर्ट डोजो चलाता हूँ जहाँ पर मैं हाथों से लड़ना सिखाता हूँ, पर मेरा यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं है, जिस वजह से मुझे काफी सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नामौजूदगी में मेरी बीमार बेटी का ध्यान रखो। क्या तुम सच में एक क्रिमिनल को वहाँ रखना चाहते हो जहाँ पर तुम्हारी खुद की बीमार बेटी रहती है? बिल्कुल, और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बहुत मार दिया है, तो इसलिए अब तुम उल्टी हरकतें तो नहीं करने वाले। तो आओ अब मैं तुम्हें अपनी बेटी कोयुकी से मिलाता हूँ। तांजीरो, तुम और किज़ोऊ बिल्कुल सेम हो और यही वो कारण है जिस वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ,
क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे अपना बेकार सा पास्ट याद आता है। मेरी पूरी जिंदगी बस खाली वादों से भरी है, जिस वजह से ये बिल्कुल बेकार है। तब यहाँ पर कोयुकी अकाजा से माफी मांग रही होती है, क्योंकि बीमार होने की वजह से अकाजा को उसका ध्यान रखना पड़ रहा होता है और इस वजह से उसे लग रहा होता है कि अकाजा ना ही ट्रेनिंग कर पा रहा है और ना ही बाहर जा पा रहा है। तब अकाजा को समझ में नहीं आ रहा होता कि जो लोग बीमार होते हैं वो आखिरकार हमेशा माफिया ही क्यों मांगते रहते हैं, क्योंकि उसके फादर भी हमेशा उससे माफी मांगते रहते थे। तब क्योंकि अकाजा को बाहर जाकर फायरवर्क्स देखने के लिए कहती है और अकाजा उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार होती है तो इसलिए अकाजा उससे वादा करता है कि चाहे इस साल नहीं पर मे भी अगले साल या फिर उसके अगले साल वो दोनों फायरवर्क्स देखने जरूर जाएंगे। तब हमें पता चलता है कि एक बार अकाजा के मास्टर कीजो ने एक बंदे को बचाया होता है, जिन्हें उनकी टेक्निक इतनी ज्यादा पसंद आ चुकी होती है कि उन्होंने अकाजा के मास्टर को वो लैंड और डोजो रहने के लिए दे दी होती है। पर पास वाले डोजो को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो खुद उस जमीन के पीछे थे, जिस वजह से वो किजो के डोजो की हमेशा बुराइयां करते रहते थे और यही वो कारण था जिस वजह से वहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं आता था। तब यहाँ पर 3 साल बाद क्योकी की तबीयत में सुधार आ जाता है और उसके फादर भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिस वजह से वो अकाजा को क्योकी के साथ शादी करने के लिए कहते हैं। और अकाजा इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब उसके जैसा क्रिमिनल भी एक अच्छी लाइफ जी सकता है, जिसके जरिए वो अपने फादर का अधूरा सपना पूरा कर सकता है। और तब वो इसके बारे में बताने अपने फादर की ग्रेव के पास चला जाता है। पर जैसे ही वो वापस आता है वैसे ही उसे पता चलता है कि उसके मास्टर और क्योकी की पॉइजन की वजह से डेथ हो चुकी है, जिस वजह से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज तक जब भी उसके करीबी पर कोई भी मुसीबत आई है तब वो उनके पास नहीं था। तब अकाजा को क्योकी के साथ किया हुआ अपना वादा याद आता है, जहाँ पर क्योकी ने उसे प्रपोज किया होता है और उसने उसके साथ वादा किया होता है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा और हर मुसीबत से उसे बचाएगा। पर यहाँ पर बेचारा अपने प्यार को मौत से नहीं बचा पाता। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि साथ वाले डोजो का लड़का क्योकी से प्यार करता होता है, जिस वजह से वो क्योकी को बाहर घुमाने ले जाता है। पर क्योकी के बीमार होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से वो वहाँ पर उसे छोड़कर आ जाता है। और अकाजा को जैसे इसके बारे में पता चलता है वैसे ही वो उस लड़के का बुरा हाल कर देता है। और जैसे ही कुछ सालों बाद उस लड़के को ये पता लगता है कि अकाजा और क्योकी शादी करने वाले हैं, वो वैसे ही डोजो के कुएं के अंदर जहर भर देता है, जिससे कि क्योकी और उसके फादर मारे जाते हैं। और तब अकाजा को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है वो दूसरे डोजो जाकर सारे स्टूडेंट्स को मारना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो अपने हाथों से ही 67 लोगों को मार डालता है। और वहाँ का दृश्य इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ के ऑफिशियल्स ने उस रिपोर्ट को जला दिया होता है जहाँ पर इसके बारे में लिखा गया था, ताकि किसी को भी इस खतरनाक हादसे के बारे में पता न लगे। और तब ये बात मुजान के कानों तक पहुँच जाती है और वो सोचने लगता है कि उसने तो उस एरिया में कोई डीमन को तो भेजा ही नहीं था, तो आखिरकार ये किया किसने है। तब जैसे उसे पता चलता है कि ये एक ह्यूमन का काम है, वैसे ही वो अकाजा से मिलने चला जाता है, जहाँ अकाजा उसे मारने की धमकी दे रहा होता है। पर मुजान अपने हाथ को अकाजा के सिर के आर पार कर देता है और उसे बताता है कि वो 12 किजुकी बना रहा है, जिस वजह से वो अकाजा के अंदर अपना ब्लड इंजेक्ट कर देता है और अकाजा डीमन बन के ताकतवर होने के लिए लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। तब अकाजा को एहसास हो जाता है कि चाहे अब वो जो मर्जी कर ले, पर वो वहाँ नहीं जा सकता जहाँ पर उसकी फैमिली है, तो इसलिए उसे ये लाइफ बहुत बेकार लगने लगती है और वो फिर से अपने सिर को रीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो गियू और तांजीरो को अपने बेकार से पास्ट को याद दिलाने के लिए मार डालना चाहता है। तब तांजीरो को भी होश आ जाता है और जैसे ही वो देखता है कि अकाजा अपने सिर को रीजनरेट कर रहा है, वो वैसे ही अपनी तलवार को लेकर अकाजा पर हमला कर देता है। पर स्ट्रेंथ न होने के कारण तांजीरो की तलवार उसके हाथ से स्लिप हो जाती है, जिस वजह से वो अपने पन से अकाजा के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। तब अकाजा को अपना मास्टर याद आ जाता है। मुझे कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो सामने से हमला नहीं करते हैं बल्कि कुएं में पॉइजन मिला देते हैं, और मैंने इन्हीं लोगों को अपने हाथों से मारा है। मैंने अपनी मास्टर की टेक्निक का अपमान किया है और ऊपर से मैंने अपने फादर की लास्ट विश का भी अपमान किया है। तो इसलिए इस टाइम जिस पर्सन से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ वो और कोई नहीं मैं ही हूँ, तो इसलिए मैं खुद को मारना चाहता हूँ। तब अकाजा फिर से अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। तब तांजीरो ग्यू को अकाजा की टेक्निक से बाहर ले जाने के लिए उसके साथ नीचे की ओर कूद जाता है। तब अकाजा अपनी टेक्निक से अपने आप को बहुत ज्यादा जख्मी कर लेता है और तांजीरो को उसकी स्मेल से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अकाजा
उसे थैंक यू कह रहा हो और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अकाजा मरने से पहले स्माइल क्यों कर रहा था। तब अकाजा अपनी रीजनरेशन को रोकने लगता है क्योंकि वो हार मान चुका होता है और तांजीरो को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या सच में अकाजा ने हार मान ली है। तब अकाजा को अपने फादर और मास्टर दिखाई देने लगते हैं जिनसे वो अपने कर्मों के लिए माफी मांगने लगता है और वो दोनों ही उसे माफ कर देते हैं। तब अकाजा के सामने मुजान आ जाता है जो कि उसे याद दिलाता है कि उसे ताकतवर होना होगा और हम देखते हैं अकाजा फिर से रीजनरेशन अपनी स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। पर तभी वहाँ पर क्यूकी आ जाती है और अकाजा को हार मान लेने के लिए कहती है। तब अकाजा जोर जोर से रोते हुए क्यूकी से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो उसे नहीं बचा पाया था और क्यूकी भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अकाजा उसके पास वापस आ गया है। तब हम देखते हैं अकाजा वहाँ से गायब हो जाता है और तांजीरो और क्यू लड़ाई की थकान की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तब क्रो इसके बारे में सबको बताने लगता है और यहाँ कोकोशिबो और डोमा को ये एहसास हो जाता है कि अब अकाजा नहीं रहा है। और गाइस इसी के साथ अपर मून 3 का एंड हो जाता है।